वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र चर्चा करेंगे। मतलब कि समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम अगर बताया जाए आपको बीए थर्ड ईयर के हिसाब से तो सामाजिक विचारों का आधार। सामाजिक विचारों का आधार मतलब क्या होता है? मतलब फाउंडेशंस ऑफ सोशल थाट। तो फाउंडेशंस ऑफ सोशल थाट के बारे में आप जानेंगे। अर्थात जो सामाजिक विचार उपजे हैं, ये सामाजिक विचार जो आए हैं आखिरकार समाज शास्त्र में, वह सामाजिक विचार क्यों आए हैं, मतलब उसका आधार क्या रहा है, किस आधार पर इन विचारों को समाज शास्त्र विषय वस्तु के अंतर्गत समाहित किया गया है, पिरोया गया है। कुल मिलाकर के इसका सीधा सा मतलब यही होता है। सबसे पहले पेपर का जो नाम है उसको हम तोड़े मड़ोड़े तो हमारे सामने एक ऐसी परिभाषा नजर आती है। मतलब सामाजिक मतलब होता है एक प्रकार से सोशल का मतलब क्या हुआ? जैसे मनुष्य क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक मतलब होता है एक प्रकार से आप समझें अगर एक भाषा में तो एक प्रकार से जैसे कि सामुदायिक भावना हो जिसके अंदर हम की भावना भी होनी चाहिए। समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है और संबंधों की इसी व्यवस्था को हम सामाजिकता के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ऐसी व्यवस्था जो कि संबंधों पर टिकी हुई हो, हमारे और आपके बीच में कैसे संबंध हैं या जो संबंध होता है इसी संबंध होता है, उस संबंधों में विचार किस प्रकार के होंगे। तो संबंधों को जोड़ने के लिए कुछ विचारों की आवश्यकता होती है। जैसे आपके विचार अच्छे होंगे तो हमारे आपके संबंध भी अच्छे होंगे, हमारे आपके विचार अगर थोड़ा गड़बड़ होंगे तो हमारे आपके संबंध भी गड़बड़ होंगे। तो ठीक यही प्रक्रिया होती। तो विचार, तो सामाजिक जो है विचार अगर आपके अंदर होंगे तो आखिरकार आपका कैसा बनेगा? व्यवहार क्या होगा? ठीक ठाक होगा। हालांकि सामाजिक व्यवहारों में विचारों में जो नेगेटिव मतलब जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको हम नहीं समाहित करते हैं, हम केवल अच्छाइयों को यहाँ पर देखेंगे। तो सामाजिक विचारों का आधार आखिरकार जो समाजशास्त्र में सामाजिक विचार आए हैं उनका आधार क्या रहा है, किस बेसिस पर आए हैं। आखिरकार जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें या पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से देखें तो आखिरकार उनके अंतर्गत आया है, उनसे आया है कि अपने द्वारा लिया गया है, या इसी प्रकार से और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। समाज शास्त्र विषय वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और आखिरकार कहाँ तक इसकी जो है आवश्यकता है और भारतीय संदर्भ में इसका महत्व क्या है, ये सब इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं पेपर 1 के अंतर्गत। पेपर 1 मतलब अध्याय 1 के अंतर्गत चैप्टर 1 जिसको आप जानते हैं, यूनिट 1 मतलब इकाई 1 का। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बीए थर्ड ईयर की भी एक बार फिर से बता रहा हूँ, बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी पेपर 1 फाउंडेशंस ऑफ सोशल थाट, मतलब हिंदी में बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारों का आधार। तो इसके बारे में हम ओवरऑल चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको इसी प्रकार से चैप्टर 2 चैप्टर 3 इसी प्रकार से मैं अपने अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, आप लोगों की अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैंने स्वयं कैटेगराइज किया है ताकि सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को इस लेक्चर से जो है लाभ मिल सके और अच्छे तरीके से वो लाभान्वित हो सकें और परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो इस दृष्टि से इस लेक्चर को मैं बनाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान रखेंगे, आप अपनी बुक्स वगैरह में देखिएगा, अगर नहीं देखते तो भी आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या होगी कि जो सामाजिक विचारों का आधार मतलब फाउंडेशंस ऑफ सोशल थाट्स, अगर आपके पेपर का नाम है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप सेकंड ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, या आप एमए वगैरह या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर सामाजिक विचारों का आधार आपके पेपर का नाम है या फिर वहाँ से टॉपिक में दिया गया है तो इस लेक्चर से आपको जानकारी मिलेगी। और इसी प्रकार से चैप्टर 2 चैप्टर 3 हमारे चैनल पर देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सदस्यता ग्रहण करके शिक्षा में नवीनता एवं नवाचार की दृष्टि से शिक्षा को भारतीय संदर्भ में आगे बढ़ाएं और उसके साथ ही एक कदम हमारे साथ आप बढ़ाइए। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको समाजशास्त्र के बारे में कुछ ओवरऑल कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि जाननी अत्यावश्यक होती हैं। हालांकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में आपने समाजशास्त्र का परिचय पढ़ा होगा शुरुआत में पेपर 1 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की मतलब अर्थ पढ़ा होगा, उसका मतलब मीनिंग, डेफिनेशंस, स्कोप पढ़ा होगा, उसकी प्रकृति पढ़ी होगी कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या फिर एक प्रकार से वह कला वर्ग का क्षेत्र मतलब आता है कि सामाजिक विज्ञान है या फिर विज्ञान है, वैज्ञानिक विज्ञान है, या इसी प्रकार से आपने बहुत सारे मुद्दों को डिस्कस किया होगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर संबंधित लेक्चर अपलोडेड है, उनको देख लीजिएगा। ठीक, तो ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात होगी। समाजशास्त्र के बारे में कुछ आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक विद्वान आए, उन विद्वान का नाम है कॉम्ट।
अगस्त कॉम्ट का कहना है, इनका कहना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि आखिरकार समाजशास्त्र जो बना है वह कैसे बना है, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसको लेकर के उन्होंने बताया। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली जो विषय वस्तु आई उन्होंने बताया गणित। सबसे पहली विषय वस्तु क्या बनी? गणित। उसके बाद में उन्होंने बताया कि एक क्रमानुसार चलते हैं, क्रमबद्धता है इसमें, कि धीरे धीरे क्या हुआ, इसी प्रकार से विकास हुआ। गणित के बाद में क्या आया? खगोल शास्त्र। उसके बाद में क्या हुआ? भौतिक शास्त्र का निर्माण हुआ। उसके बाद में रसायन शास्त्र का, उसके बाद में प्राणी शास्त्र और उसके बाद में समाजशास्त्र का उद्गम होता है। तो ये एक प्रकार से एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने बताया है कि जो है शुरुआत से लेकर के और नवीनता की दृष्टि से यहाँ पर आकर के समाजशास्त्र जो है आपका तैयार होता है। इस समाजशास्त्र की उत्पत्ति, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, तो मेरे प्यारे दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। 1838 ईस्वी में कहाँ, किस देश में? तो फ्रांस देश की मैं बात करूं, फ्रांस देश में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। श्रेय किसको जाता है? अगस्त कॉम्टे या काम्टे, तो अगस्त कॉम्टे या काम्टे को जाता है, ठीक, श्रेय जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। अब आखिरकार पिता किसी भी सब्जेक्ट का किसी व्यक्ति को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ओरिजिन में, उसकी उत्पत्ति में उसका करीब मुख्य योगदान होता है। आप अपने पिताजी को पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी उत्पत्ति में, आपके जन्म से संबंधित उनके बहुत सारे योगदान हैं आपको आने में। तो वही जो है यहाँ पर होता है विषय वस्तु में, कि अगर किसी विषय वस्तु को आगे आना है, कोई विषय वस्तु आई है, तो आखिरकार उसके उद्गम से लेकर के, मतलब वो क्यों आया है, कैसे आया है और किस प्रकार से आया है, उसको अगर जो व्यक्ति बताता है विस्तार से, उसी को हम उसका फादर कहते हैं। उसके संदर्भ में अगस्त कॉम्ट यहाँ पर खरे उतरते हैं। अगस्त कॉम्ट कहाँ के निवासी थे? तो भैया फ्रांस के निवासी थे। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की शुरुआत होती है, एक प्रकार से संकीर्ण धारा चलती है यहाँ से समाजशास्त्र की। तो 1838 ईस्वी में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति मानी जाती है। आपसे पूछेगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई है, क्या बताएंगे? 1838। लेकिन यहीं पर आपसे पूछे कि एक विशिष्ट विषय के रूप में, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एक विशिष्ट विषय के रूप में लिख दूं यहाँ पर, एक विशिष्ट विषय के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और यह आपको पता होना चाहिए। तो आपसे इसे एग्जाम में सीधे सीधे मान लेते हैं, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसकी विस्तार और इसको उद्गम के लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसमें जो है अगस्त कॉम्ट का क्या योगदान रहा है, इसकी फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएं तो उसको आप बड़े आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी बातें अगर मेंशन कर देंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। यहाँ पर देखिए, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वह 1938 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1938 ईस्वी में हुई। इसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे। एक बार हमने बताया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन लोगों ने कहा नहीं सर 1838 में हुआ। तो भैया अधजल गगरी वाला सिस्टम मत रखिए, आप इसको समझिए पूरा विस्तार से, क्योंकि 1938 में एक विशिष्ट शब्द क्या लगा? विशिष्ट विषय के रूप में। संकीर्ण धारा कब शुरू हुई? 1838। जब समाजशास्त्र बना था तब क्या उसमें ऐसी सारी चीज़ें जो आज व्यवस्थाएं हैं, जो आज वैज्ञानिकता पर खरा उतरता समाजशास्त्र, क्या 1838 में ऐसा खरा उतरता था? क्या 1938 में खरा उतरता था? क्या 1914 ईस्वी में जब भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है बम्बई विश्वविद्यालय से, तब समाजशास्त्र में के अंदर वह टैलेंट था कि वह एक प्रकार से समाज के समस्त समस्याओं का हल ढूंढ सके? नहीं था। उसमें धीरे धीरे क्या हुआ? परिवर्तन होता गया, क्रमबद्धता आती गई, सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्धता आते हुए वो वैज्ञानिकता की ओर झुकाव होता हुआ उसका आगे बढ़ा। और जब इस तरीके से वह समाजशास्त्र आगे बढ़ा तो आज हमारे सामने एक वैज्ञानिक विषय की वस्तु के रूप में समाजशास्त्र आया। तो कहीं ना कहीं पे संकीर्ण धारा 1838 से प्रारंभ होती है। पूछे आपसे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? 1838 में। लेकिन आपसे वही पूछे कि एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? तो 1938 ईस्वी में हुई। 100 साल बाद। विशिष्ट मतलब
होता है एक प्रकार से उसमें तमाम सारी चीज़ें पिरोई गई अच्छे तरीके से, समाजशास्त्र एक प्रकार से एक विषय वस्तु के रूप में मुख्य रूप से हमारे सामने आया। वहीं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बात करूँ अमेरिका में एक जो है पृथक विषय के रूप में, पृथक मतलब होता है अलग विषय के रूप में। पहले जो है समाजशास्त्र मानव शास्त्र एक ही में पढ़ाया जाता था, तो प्राणी शास्त्र मानव शास्त्र सब एक ही में मतलब पिरोया था। लेकिन वहाँ पर सबसे पहले हमको 1876 ईस्वी के आसपास अमेरिका में, अमेरिका के विश्वविद्यालय में, वहाँ पर हमको एक पृथक विषय के रूप में 1876 ईस्वी में समाजशास्त्र का जो है एक प्रकार से अध्ययन प्रारंभ माना जाता है यहाँ पर। उसके बाद में एक पृथक विषय के रूप में फ्रांस की बात करूं तो 1889 ईस्वी में यहाँ पर एक पृथक विषय के रूप में, पृथक मतलब अलग विषय के रूप में, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं इंटर हाई स्कूल, मतलब कि आप हाई स्कूल में हैं तो एक ही में सारा का पढ़ते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके बाद में बायोलॉजी तीनों जो है एक ही पुस्तक में रहता है। लेकिन वहीं अब जब आप इंटर में पहुँच जाते हैं तो क्या होता है, फिजिक्स की अलग बुक आती है, केमिस्ट्री की अलग आती है और बायोलॉजी की अलग आती है। बायोलॉजी में बॉटनी और ये सब हो जाता है, ठीक, जूलॉजी। इसी प्रकार से आप देखें केमिस्ट्री में भी एक ऑर्गेनिक, एक मतलब कि एक प्रकार से मतलब एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। फिजिक्स में इसी प्रकार से गतिकी देखेंगे, गति विज्ञान देखेंगे और तमाम सारी चीज़ें हैं, हालांकि वो विज्ञान है उसमें नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से एक पृथक विषय के रूप में, एक अलग विषय वस्तु के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन दूसरे नंबर पर प्रारंभ हुआ तो फ्रांस में। आपसे एक क्रम भी पूछेगा तो 1876 याद रखेंगे अमेरिका में, फ्रांस में 1889 ईस्वी में प्रारंभ होता है। वहीं बात करें मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भ्रम होता है, कभी कभी आपसे आयरलैंड वगैरह से पूछ लेता है। देखें यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का सीधा सा मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं समझिए इसको। ग्रेट ब्रिटेन में आपका आता है आयरलैंड, और उसके बाद में इंग्लैंड, और उसके बाद में वेल्स। आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, चलें शायद यहाँ पर आयरलैंड ना होगा, यहाँ पर स्कॉटलैंड या फिर ऐसे कुछ एक देश है स्कॉटलैंड, ओके, तो ये हो जाएगा, और इंग्लैंड, वेल्स। अब जब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की हम बात करते हैं तो यूके में मेरे प्यारे दोस्तों उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हो जाता है, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल हो जाता है। तो ये 4 देशों का समूह हमको क्या कहलाता है, यूके कहलाता है। और ग्रेट ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहा जाता था, उसमें 3 देश शामिल हुआ करते थे, उत्तरी आयरलैंड नहीं शामिल होता था, बाकी तो सारे शामिल होते थे। यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन है मतलब इन तीनों चारों देशों में जो है, मतलब 3 देशों में 1907 ईस्वी में प्रारंभ होगा, तब एक ही थे वो लोग, एक ही में रहते थे। आप देखेंगे जो है चार्ल्स ऑफ वेल्स देखेंगे आप यहाँ पर, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त वह भी देखने का प्रयास करेंगे। अरे आप देखेंगे कि जो है ये वेल्स वाले राजा जो है आते हैं, और वहीं पर आप देखेंगे जो आयरलैंड है वहाँ से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम जो थे आए थे, उन्होंने कहा था एक संस्था होनी चाहिए, तो वो जो है वो आयरलैंड से आए थे, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे समझते हैं यहाँ पर, और उसके जो है 7 सालों के बाद में भारत में जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उस समय भारत में ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में प्रारंभ हुआ। उस समय भारत पर कौन शासन कर रहा था, तो इंग्लैंड के व्यक्ति शासन कर रहे थे, मतलब ब्रिटेन ही का ही शासन था हमारे पे। तो 1914 मतलब 7 साल के बाद में यहीं पर प्रारंभ हो जाता है। और किस विश्वविद्यालय से, तो उस समय बम्बई विश्वविद्यालय जो था, बम्बई विश्वविद्यालय वहीं पर जो है प्रारंभ होता है। तो बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम जो है प्रारंभ हुआ। कौन, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फर्स्ट ईयर में जो है लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बम्बई विश्वविद्यालय में जो है सबसे पहले मतलब पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र की जो है अध्ययन कहाँ पर शुरू हुआ, किस विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। तो किस विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, तो भारत में इस बात करें सबसे पहले तो 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय से। आपसे यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है कि किस विश्वविद्यालय से, तो यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय से। समझ में आई बातें। तो ये थी सारी मोटी मोटी चीज़ें जो कि समाजशास्त्र के ओरिजिन से संबंधित थी। तो यहाँ पर उत्पत्ति मान लेते हैं अब हो गई। उत्पत्ति होने के बाद क्या होगा, उत्पत्ति हुई भैया अगस्त काम्ट इसके जनक हैं, मतलब कि आपसे पूछेगा जनक कौन है, तो अगस्त काम्ट हैं। यहाँ पर एक विशिष्ट विषय के रूप में 1938 में जो है इसका जो है प्रारंभ माना जाता है एक विशिष्ट विषय के रूप में, मतलब इसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी थी उस समय 1938 के आसपास तक, तो वो चीज़ें हो गई। अब इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर तमाम सारे, अब यहाँ पर पढ़ना क्या होगा आपको,
कुछ आधार पढ़ना होता है कि आखिरकार कहाँ से लिए गए हैं। अब विचार देखो भाई, जो धर्म ग्रंथ होंगे या फिर भारतीय, मान लें भारत में अगर बात करें तो भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार आप देखेंगे पुराणों से, आप महाभारत, रामायण या इसी प्रकार तमाम सारे मुद्दों में, मतलब तमाम सारे ग्रंथों में आपको समाज के बारे में वर्णन मिल जाएगा। तो इसी आधार पर हम समाज से, उस समय समाज में क्या हो रहा था, उस समय सिचुएशन को किस प्रकार से डील की जा रही थी, मतलब समस्या, कोई सामाजिक समस्या आई तो उस सामाजिक समस्या को किस प्रकार से सामाजिक निदान के तहत हम उसको मतलब ख़त्म करते थे, उसकी मतलब उसको क्षतिग्रस्त करते थे समस्या को। तो उन सभी मुद्दों को हम वहाँ से लेते हैं और कहीं ना कहीं पे वही सारे आधार बनते हैं सामाजिक विचारों के, जो हमारे जो है पूर्वज लोग करते आए हैं। धीरे धीरे इसमें रूढ़ियाँ भी आप देखेंगे समाजशास्त्र में, और तमाम सारी परंपराओं को देखेंगे, विवाह वगैरह तमाम सारे संस्कारों को देखेंगे, आप समाजशास्त्र में समुदाय देखेंगे, और उसके बाद में जो है कम्युनिटी देखें, मतलब समुदाय मतलब कम्युनिटी होता है, आप इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन मतलब की संस्था देखेंगे, आप इसमें समिति देखेंगे, आप इसी प्रकार से इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप तमाम सारे समूह भी देखेंगे कि समूह क्या होता है। आप फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। इसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते तो आप जो है 2-3 धर्म के बारे में, जैसे मुस्लिम धर्म में क्या होता है, विवाह किस प्रकार से होता है, हिंदू धर्म का विवाह किस प्रकार से होता है, या इसी प्रकार से अन्य धर्म का विवाह किस प्रकार से होता है। तो ये सब एक प्रकार से विचार है, परंपरा है, रीति है, रिवाज है। तो रीति रिवाज एक प्रकार से जो सारी चीज़ें होती है समाजशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ी जाती है, और यही सब आधार बनते किसके, सामाजिक विचारों के आज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भी ये सारी चीज़ें रही हैं। अब वही समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है 2 शब्दों से मिलकर के हुई है, आपको पता ही है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है 2 शब्दों से मिलकर के हुई है, और वह 2 शब्द कौन कौन से हैं, एक तो सुन लीजिए, सोशियस और लोगस। सोशियस और लोगस 2 शब्दों से मिलकर के समाजशास्त्र बना है, और यह समाजशास्त्र जो बना है, सोशियस जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, और जो आपका जो है लोगास है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, समाज, या फिर आप बोल सकते हैं सोशियस मतलब होता है समाज शास्त्र। सोशियस मतलब क्या होता है, सीधा समझिए, सोशियस और लोगास। तो समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगास। लोगास, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया कि सोशियस का मतलब होता है समाज, और लोगास का मतलब क्या होता है, जो जिस लोजी जो बनता है, अंग्रेजी का जो लोजी बनता है वो ग्रीक शब्दावली लोगास से बनता है। लोगी मतलब कि लोजी का मतलब होता है LOGY जो होता है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। तो लोगास उसको ग्रीक शब्दावली में उसको लोगास कहते हैं, अंग्रेजी में लोजी कहते हैं, और हिंदी में शास्त्र या विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। शास्त्र ही कहते हैं, लेकिन जब प्रमाणिक हो जाते हैं, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता आ जाती है किसी भी विषय वस्तु में, तो हम उसको विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित क्या, उसके सारे के सारे जो तथ्य हों वो मतलब एक क्रम में हो, सुसंगठित हो मतलब एक प्रकार एक दूसरे से रिलेशन रखते हो। मतलब हमने समुदाय को पढ़ा तो समिति से अटैच हो, उसका समिति को समुदाय से अटैच हो, इसी प्रकार से थोड़े थोड़े अटैच हो, थोड़े थोड़े अंतर हो, भिन्नता और समानता, ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड होती रहे, तो इसको हम सुसंगठित सुव्यवस्थित मतलब एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। क्रमबद्धता मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं पहले जो आया वाले 1 2 3 4 5 6, ये कैसे क्रम में है कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, ये क्रमबद्ध है। तो ये होती क्रमबद्धता। अगर ऐसी कोई नियम आता है तो जैसे कि मान लेते हैं, आप देखेंगे पहले विवाह कुछ दूसरे प्रकार से होता था, फिर विवाह में धीरे धीरे चेंजमेंट आते गए, आज आधुनिक सब मतलब विवाह की एक प्रकार से उत्पत्ति हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पे ये क्रमबद्धता होती है। तो यहाँ पर हमने सारे मुद्दे को समझा। तो कुल मिलाकर के आधार जो बनेंगे हमारे, तो यही आज मोटी मोटा आपको समझना था कि आखिरकार जो आधार होते हैं कहाँ से आते हैं। यहाँ पर आधार आप बता सकते हैं कि तमाम सारी रूढ़ियाँ, रीति रिवाज हो गए, और तमाम सारे आपसे पूछेगा कि सामाजिक विचारों का आधार जो है एक प्रकार से भारतीय संदर्भ में कहाँ से लिया गया, तो आप सीधा सा बता सकते हैं बड़े आसानी से। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से चैप्टर 1 से आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में फ्रांस में एक्चुअली में फ्रांस में ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है 1838 से, लेकिन एक पृथक विषय के रूप में 1876। ध्यान रखेंगे, पृथक विषय के रूप में 1876 अमेरिका में। सबसे पहले कहाँ पर 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, श्रेय माना जाता है, लेकिन एक पृथक विषय के रूप में अमेरिका में 1876, फ्रांस में 1889 में पृथक विषय के रूप में, अलग विषय के रूप में। एक विशिष्ट विषय के रूप में 1938। भ्रम में मत पड़िएगा, ये सब सारे तथ्य अगर आप लिख देंगे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो समाज का जो विज्ञान होता है उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं।
समाज के सुख दुख, समाज की सामाजिक घटनाएं, मतलब समाज की जो समस्त घटनाएं होती हैं, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के मनुष्य के मृत्यु तक के, और उसके तमाम सारे चीज़ों तक, उसके मतलब संस्कारों से लेकर के संस्कृति तक, सबको अपने में समाहित किए हुए समाज शास्त्र। ऐसे आप बड़े आसानी से सारे मुद्दे को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। आप फर्स्ट ईयर में जो पढ़ें चैप्टर 1, कहीं ना कहीं पे चैप्टर 1 उसी से मिलता जुलता या भी होता है, ठीक, ध्यान रखें। तो आप चैप्टर 1 हमारी वीडियो अपलोड है, उसको देख लेंगे, बड़े आसानी से सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। वही आपको थोड़ा सा और यहाँ पर बताने का प्रयास करें, अगर समाज शास्त्र एक प्रकार से हमने उसमें अध्ययन की सुविधा के हिसाब से बताया था, 4 तरीके से होते हैं। कुछ विद्वान समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, कुछ विद्वान समाज शास्त्र को जो है एक प्रकार से मनुष्य का अध्ययन मानते हैं, मतलब कि समाज को कुछ समाज का अध्ययन मानते हैं, कुछ मनुष्य का अध्ययन मानते हैं, कुछ समूह का अध्ययन मानते हैं कि कुछ व्यक्तियों का समूह ही क्या है, समाज होता है, समाज शास्त्र होता है, उन्हीं का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हमने जो है फर्स्ट ईयर में आपको विस्तार से समझा दिया था, तो उसको एक बार लेक्चर फिर से देख लेकर, आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको हेल्पफुल होगा। ये थर्ड ईयर के चैप्टर 1 में आपको हेल्पफुल होगा, तो उसको ज़रूर देखिए, मेरा कहना मानिए, ओके। तो अगले वीडियो में हम जब चैप्टर 2 में प्रवेश करेंगे तो हम इसे फ्रांस की क्रांति के बारे में देखेंगे, क्योंकि फ्रांस में जो है उत्पत्ति हुई किसकी, फ्रांस में उत्पत्ति हुई 1838 ईस्वी में। कौन, 1838 ईस्वी में हुई उत्पत्ति किसकी, जो है समाजशास्त्र की। और कहीं ना कहीं पे 1789 ईस्वी के आसपास फ्रांस में क्रांति होती है। तो फ्रांस में क्रांति होती है 1789 ईस्वी में, यहीं से उसका सामाजिक परिवेश जो होता है बदलता है। और कहीं ना कहीं पे एक क्रांति और भी होती है, और उसका नाम है इंग्लैंड की क्रांति होती है। मतलब इंग्लैंड में क्या बोलते हैं, मतलब औद्योगिक क्रांति होती है। तो औद्योगिक क्रांति क्या होती है, सामाजिकता से लोगों को हटाती है, और सामाजिकता से मतलब सामाजिकता बोले जो पुरानी रीति रिवाज है उनसे हटाती है, और साथ ही साथ उनको एक नए परिवेश में, नए वातावरण में जो है इंक्लूड करवाती है। तो वो मुद्दे हम देखेंगे, मतलब उसमें हम 1789 की क्रांति देखेंगे, इससे सामाजिक प्रभाव क्या क्या पड़े। तो वहाँ से सामाजिक प्रभाव को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 1789 ईस्वी से जो फ्रांस की क्रांति हुई, आखिरकार इस क्रांति का जो प्रभाव पड़ा, इस पर क्यों पड़ा, ये देखेंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार से जो गांव का समाज था वह नगरीकरण में कैसे प्रवेश होता है। जैसे इंडस्ट्री आती, तमाम सारी कोई फैक्ट्री आती है, तो किस प्रकार से नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो उसी के साथ साथ हम औद्योगिकरण और नगरीकरण को भी समझेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो चूँकि जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया आई थी, कोई मान लेते कंपनी यहाँ पर बैठाई गई, अब यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर के जो है यहाँ पर नौकरी करना प्रारंभ कर देंगे। लगातार नौकरी करते करते अपने अपने घरों को जाते जाते थक जाएंगे, एक प्रकार से यहीं पर पैसा हो जाएगा, घर बनाएंगे, यहीं पर रहना प्रारंभ कर देंगे। धीरे धीरे और लोग आएंगे, और 2 फैक्ट्रियाँ आएंगी, यहाँ पर बसना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से एक नगर का निर्माण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे नगरों के निर्माण में फैक्ट्रियों का होना अति आवश्यक है। जहाँ पर फैक्ट्री होगी वहाँ पर नगर एक प्रकार से घनी आबादी होगी, सघन आबादी होगी, ठीक। तो ये मुद्दा यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया आपका। तो इन दोनों मुद्दों को हम वहाँ पर समझेंगे। वहीं बता दें समाजशास्त्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। समाजशास्त्र एक प्रकार से ऐसी विषय वस्तु है जिसमें हम मनुष्य और समाज, चूँकि मनुष्य और समाज दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ना तो समाज के बिना मनुष्य संभव है, ना जो है मनुष्य के बिना समाज संभव है। आप देखे होंगे बालिका अन्ना, रामू, कैस्पर हाउजर या इसी प्रकार से अन्य जो है बच्चे थे जो कि समाज से अलग रहे, उनमें सामाजिकता का विकास नहीं हो पाया, सामाजिक गतिविधि उनके अंदर नहीं आ पाई, सामाजिक वातावरण में वो नहीं ढले, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, जिसके परिणाम स्वरूप उनका एक प्रकार से बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो सका, जो कि एक सामाजिक बच्चे का होता है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। क्या बताया, किसने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरिस्टोटल ने कहा था, अरस्तु महोदय ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उन्होंने यह बात भी कही कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए एक राजनीतिक प्राणी भी है। मनुष्य क्या होता है, एक प्रकार से मैन इज अ सोशल एनिमल, वह सामाजिक प्राणी होता है। एक बार एक बच्चे ने कहा कि सर आप कह रहे हैं मनुष्य जो है मैन इज अ सोशल एनिमल, एनिमल मतलब तो जानवर होता है, मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। हमने कहा नहीं भैया, प्राणी, एनिमल मतलब प्राणी। तात्पर्य जो है यहाँ पर ले आता है, एक भावार्थ होता है, एक व्याख्या होती है। आप हिंदी में पढ़े होंगे कि एक भावार्थ होता है, क्या होता है, एक व्याख्या होती है। भावार्थ का मतलब क्या होता है, जो लिखा है उसका मतलब, जो लिखा है उसका अर्थ नहीं पूछ रहा है, जो लिखा है उसका मेन मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसको हम भावार्थ कहते हैं। लेकिन व्याख्या क्या होती है, जो लिखा है उसकी हम व्याख्या कर दे, तो व्याख्या हो गई।
तो इसी प्रकार से आखिरकार जो समाज होता है और मनुष्य जो होते हैं एक प्रकार से कैसे लिंक्ड हैं, यह जो है एक प्रकार से कैसे विचार होते हैं और किन विचारों को लेकर के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समाज क्या है, मनुष्य क्या है, और दोनों एक सिक्के के दो पहलू कैसे से, एक हेड है तो एक टेल है। क्योंकि आप कैस्पर हाउजर, बालिका अन्ना, इन सभी को देखेंगे, इनका गतिविधि मतलब सही तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि एक समाज से अलग रहे। जब समाज से अलग रहेंगे तो एक जो है प्रक्रिया होती है, समाज में रह रहे बच्चों की एक प्रकार से एक प्रक्रिया होती है, और समाज में जो बच्चे रहते हैं उनमें जो प्रक्रियाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वह एक प्रक्रिया का नाम है उस क्रिया का सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण। अगर कोई बच्चा समाज में नहीं रहता है तो उसका समाजीकरण सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मतलब सही तरीके से क्या, कुछ समाजीकरण नहीं हो। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, बच्चों का सामाजिक विकास, बच्चों का बौद्धिक विकास, बच्चे का जो है एक प्रकार से नैतिक विकास, एक प्रकार से शारीरिक विकास तक की, या इसी प्रकार से अन्य विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, तमाम प्रकार के विकास जो होते हैं वह उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान जो होता है परिवार का होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? परिवार होती है। और उसी परिवार के तहत बच्चे को क्या क्या आता है, तमाम प्रकार के ज्ञान, गुण वृद्धि, तमाम सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि उसका जो एक प्रकार से नॉलेज डेवलप हो सके। धीरे धीरे बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का एक प्रकार से क्या होता है, बढ़ावा मिलता है उसको। नैतिक मूल्यों को समझ जाता है कि चोरी गलत बात है और किसी को मारना गलत बात है, किसी को गाली देना गलत बात है, या इसी प्रकार तमाम सारे ऐसे मुद्दों को, ऐसे कृत्यों को नहीं करना चाहता जो समाज के खिलाफ से, मतलब समाज के खिलाफ हो, समाज में वैल्यूएबल ना हो, मतलब समाज में जिसका एक प्रकार से वैल्यू ना हो। सामाजिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक मूल्यों का पालन करने लगता है बच्चा। तो यह सामाजिक प्रक्रिया जो होती है या जो सामाजिक कृत्य करता है बच्चा, या किसके तहत करता है? सोशलाइजेशन से करता है, समाजीकरण से। अगर किसी बच्चे का समाजीकरण नहीं होगा तो नहीं होगा। तो समाजीकरण जो होता है, यही सामाजिक विचार उसमें काम आते हैं। समाजीकरण में सामाजिक विचार काम आते हैं, और वह सामाजिक विचार कहाँ से लिए गए हैं? गीता, पुराण, इन तमाम सारे मुद्दों से लिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें इनसे आधार बना करके सामाजिक विचारों में आई हैं। उन्हीं विचारों से आज हमारे और आपके अंदर तमाम सारे विचार डेवलप होते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म वाला क्या करता है? विवाह करता है, ये विवाह दूसरी तरीके से करता है। मुस्लिम धर्म का कोई बंदा है वो दूसरी तरीके से विवाह करता है। तो एक प्रकार से अलग अलग विचार सभी के हैं। तो जिस समाज में जो व्यक्ति रहेगा उस समाज के अकॉर्डिंग जो विचार उसमें चल रहे होंगे उसी विचार का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा। इसी प्रकार से जिस समाज में कोई व्यक्ति रह रहा होगा तो अलग समाज का प्रभाव अलग पर। तो एक समाज के व्यक्ति को दूसरे समाज के व्यक्ति से हम तुलना नहीं कर सकते। मतलब दोनों अपने अपने स्थानीय परिवेश के हिसाब से ढले हुए होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग के वो क्या करते हैं, कार्य अपना संपन्न करते हैं। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों समाज जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, समाज और व्यक्ति, हमने बताया, बार बार कह रहा हूँ कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे जब आप जो है टाइटल में लिखेंगे, जैसे आप कॉपी लिख रहे हैं तो आसानी से ऐसे मुद्दों को लिखें कि समाज और व्यक्ति एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। समाज के बिना ना तो जो है व्यक्ति रह सकता है, ना व्यक्ति के बिना समाज। क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और व्यक्ति का निर्माण समाज के द्वारा होता है। कहीं ना कहीं पे जैसे कैस्पर हाउजर, इन सब का विकास समाज में नहीं रहे तो इनका विकास नहीं हो पाया। अब समाज में मैं रहा तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समाज में रहे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो जंगल में रहता है, मोगली आप देखे होंगे सीरियल, उसमें जो बच्चा रहता है जंगल, मतलब कि एक प्रकार से क्या जंगली जानवरों की तरह चलता है, उसी तरह बोलता है, ये सारे मुद्दे आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्त समाज का निर्माण कौन करेगा? समाज किससे निर्मित होता है? समाज चूंकि संबंधों की व्यवस्था, मैकआइवर पेज ने कहा कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है। जब समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक संबंध कौन निर्माण करेगा? सामाजिक विचारों के माध्यम से सामाजिक संबंध का निर्माण होगा। सामाजिक संबंध किनके बीच बनेगा? तो दो व्यक्तियों के बीच, तीन व्यक्तियों के बीच, चार व्यक्तियों के बीच क्या बनेगा? सामाजिक संबंध बनेगा। और जब ऐसे संबंध बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, तभी क्या होगा? तभी ना समाज का निर्माण होगा। समाज क्या है? अमूर्त प्रक्रिया है, समाज अमूर्त व्यवस्था है। समाज संबंधों की व्यवस्था होती है, ना कि व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। समाज हम किसको कहते हैं? संबंधों की व्यवस्था को कहते हैं। हमारे आपके बीच में क्या संबंध है, आपका आपके बीच में क्या संबंध है, फलाने का फलाने के बीच में क्या संबंध है, यही प्रक्रिया होती है संबंध। और संबंध क्या होते हैं? किसी के संबंध मधुर हैं, किसी के संबंध कटु हैं। जिस प्रकार का जिसका समाज होगा उसी प्रकार से उनका संबंध होगा। तो ऐसी व्यवस्था को हम सामाजिक, एक प्रकार समाजक कहते हैं। और समाज जो होता है व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है।
और व्यक्ति का निर्माण भी समाज करते हैं, क्योंकि जो कि समाज जो है उनके पूर्वज जो होते हैं वो संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। जब संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है तो वही उसी संस्कृति के द्वारा, उन्हीं संस्कारों के द्वारा बच्चे का क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, तमाम प्रकार के विकास उसके प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने बड़े आसानी से सामाजिक विचारों के आधार को, मेरे ख्याल से आपने एक प्रकार से इंट्रो पूरा का पूरा समझ लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको अगर कोई भी प्रश्न एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो बड़े ही आसानी से आप खोल करके एक एक शब्दों को समझाएंगे। एक बार फिर समझेंगे हमने क्या बताया। सबसे पहले गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, उसके बाद समाजशास्त्र आया। समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त काम्ट हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस देश में हुई? फ्रांस में 1838 में हुई है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त काम्टे हैं। सबसे पहले एक पृथक विषय के रूप में कहाँ पर? अमेरिका में 1876 में, फ्रांस में 1889 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में, मतलब कि एक प्रकार से किसके पृथक विषय के रूप में? भारत में 1914 में प्रारंभ हो जाता है। वहीं बात करेंगे एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन 1938 में प्रारंभ होता है, विशिष्ट विषय के रूप में। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर सारे मुद्दे हमने क्लियर कर दिए। वहीं पर आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे सारे मुद्दे, विचार आधार तो हमने इसको समझा ही दिए सारे मुद्दों को। बम्बई विश्वविद्यालय में भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रारंभ हो जाता है। लखनऊ में, यूपी की बात करें तो यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय सबसे पहले प्रारंभ होता है समाजशास्त्र का अध्ययन। समाजशास्त्र का अध्ययन चूँकि क्यों समाज में एक प्रकार से सामाजिक क्रांति जो 1700 एक प्रकार से बताएं 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुई है, उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है, इसके सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, इसकी इस क्रांति के समझने का प्रयास करेंगे। आपसे फ्रांस की क्रांति को लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं लगातार, तो उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस की क्रांति को समझाऊंगा। उसी के पैरेलल हो सकता है तो आपकी इंग्लैंड की क्रांति, मतलब कि जो औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार से नगरीकरण या फिर इसको बढ़ावा मिला, उसको उसी में समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो उसको बना करके डाल देंगे। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी को सुचारुता, नवीनता देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें, ताकि जो है इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूँ। और आपके अगर और कोई सब्जेक्ट है तो उस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर संबंधित वीडियो आपके सामने मैं लाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।